हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आज की क्लास में हमको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स का एक स्पेशल पार्ट, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। देखिएगा, व्यतिकरण क्या होता है। जैसे आप कह सकते हो कि बरसात में सड़कों पर बिखरे हुए मोबिल को अगर आप लोग देखते हो, या फिर जल की सतह पर तेल बिखरा हुआ हो या साबुन का बुलबुला हो, जब इसको हम लोग देखते हैं तो ये रंगीन दिखाई देते हैं। और रंगीन दिखने का जो कारण होता है वो व्यतिकरण का होता है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन में आपका रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता है, ये वर्ण विक्षेपण रहता है, और विवर्तन रहता है, व्यतिकरण रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो कारण होता है वो व्यतिकरण का होता है। व्यतिकरण क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण देखिएगा इंटरफेरेंस कहा जाता है। व्यतिकरण व्यतिकरण समझने से पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक आप देख लीजिए। वैसे तो इसके पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, और यहाँ पर जो हमको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है वो प्रकाश तरंगों का पढ़ना है। प्रकाश तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रकाश तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में देखिएगा, मान लीजिए कि एक प्रकाश स्रोत यहाँ पर है, एक प्रकाश स्रोत यहाँ पर है, और यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल करती है, इस तरह से लाइट जो है आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक स्क्रीन लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, और उसी मीडियम में एक दूसरी वेव ट्रेवल करती है, और दूसरी वेव भी कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है। ये देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें दूसरी वेव जो ट्रेवल करती है वो भी कुछ इस तरह से देखिए ट्रेवल करती है। इस तरह से ट्रेवल करती है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, अगर जो पहला वेव है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेते हैं y1। y1 क्या है कि ये तरंग किसी क्षण में किस तरह से ये ऊपर नीचे कितनी दूरी ट्रेवल करती है। जैसे जो मेन पॉइंट के दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड, आयाम। ये आयाम कहलाता है, और इसको हम लोग लिखते हैं ए से, आयाम को ए से लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ का जो विस्थापन है वो विस्थापन y2 है। अब जब दोनों मीडियम में एक साथ ट्रेवल करते हैं तब ये दोनों वेव आपस में सुपरपोज करते हैं, अध्यारोपित होते हैं, और अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग मिलती है, अध्यारोपण से जो नई तरंग मिलती है उसका जो विस्थापन होता है, इसके अलग अलग विस्थापनों के वेक्टर योग के बराबर होता है। y बराबर y1 प्लस y2, ये हम लोग लिख सकते हैं। वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। ये वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे अगर इसको देख लीजिए, आप लोग जब तरंग पढ़े थे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि ये देखिए इस तरह से अगर कोई भी वेव ट्रेवल करती है, इसको कहा जाता है श्रिंग, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और इसको कहा जाता है ट्रफ, गर्त कहा जाता है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन श्रिंग है कौन गर्त है, कौन ट्रफ है और कौन क्रेस्ट है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है ये ट्रफ है, ये क्या है, ये श्रिंग है ये गर्त है, ये श्रिंग है ये गर्त है। इस तरह से आप बता सकते हो, इसमें ये श्रिंग है ये गर्त है, ये श्रिंग है ये गर्त है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों सुपरपोज करते हैं, अब देखिए जितने टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये वेव यहाँ पर आती है, उतने टाइम पर यहाँ वाली वेव इस तरह से आती है। जब इस कंडीशन में सुपरपोज होगा तो आप देखिए यहाँ पर मिलेगा क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, और जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा तो इसका एम्पलीट्यूड ये जो है, इसका एम्पलीट्यूड ये जो है एक ही डायरेक्शन में होने के
कारण प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से हमको वेव मिलेगी। फिर यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये नीचे वाला एक साथ पहुंचा, नीचे वाला ये बढ़ गया। अब फिर ये ऊपर वाला, तो आगे फिर इस तरह से कुछ ऊपर होगा, हमको कुछ इस तरह से वेव ऐसे मिलता जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है हमको अधिक मिलेगा, या कह सकते हो बढ़ा हुआ मिलेगा। इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होता है, जो व्यतिकरण होता है, उसको हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण क्या होता है ये बताना, पहले फिलहाल आप सुपरपोजिशन की थ्योरी समझ लीजिए। लेकिन अगर आप कहिए कि एक वेव जो है इस तरह से तो ट्रेवल करे, एक वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, और ये जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल करे, इसका इधर क्रेस्ट है और अब की बार यहाँ पर इसका ट्रफ मिले। फिर देखिए कुछ इस तरह से वेव मिल रही है अब की बार, इस तरह से ये। अब जितने टाइम पर यहाँ की वेव यहाँ पहुंच रही है, यहाँ वाली यहाँ, अब देखिएगा इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2, तो दो जो वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। ये जरूरी नहीं कि A1 माइनस A2 हो, यहाँ डिफरेंस का सिंबल लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कौन मान जाता है, A2 जाता है कि A1 जाता है। तो इस कंडीशन में जो मिलेगा हमको नेट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वेक्टर का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में शो हो रहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस कर लेंगे, यानी इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कम। और इस दशा में जो व्यतिकरण होता है उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। आइए हम लोग समझते हैं व्यतिकरण कहते किसे। तो देखिएगा व्यतिकरण कहते किसे हैं, जब ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक तरंगें, आपको इस चैप्टर में 12th लेवल पर दो ही वेव लेकर स्टडी करना है, लेकिन डेफिनेशन में आप ये मत कहिए जब दो तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे भी हो सकती हैं, तब भी इंटरफेरेंस होता है। तो डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में, किसी समान माध्यम में आप कह सकते हो, एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो तरंगें किसी माध्यम में ट्रेवल कर रही हैं एक साथ और एक ही दिशा में, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के किसी भी बिंदु पर, कहीं पर हम कोई स्क्रीन लगा देते हैं, कोई पर्दा लगा देते हैं। अब इस पर्दे पर हम लोग देखते हैं कि कहीं पर लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है पर्दे पर। और इसी घटना को कहा जाता है व्यतिकरण, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, प्रकाश का व्यतिकरण आप इसी को कह सकते हो। अब देखिए ये जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है ये मेनली टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखिए आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसको कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, इसको कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। अब देखिए ये समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जब अभी आप कहते हैं मीडियम में जब हम कोई भी स्क्रीन लगाते थे तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी, कहीं पर मिनिमम। तो इतना ध्यान रखिए, जहां जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है उस पर जो इंटरफेरेंस हुआ है उस इंटरफेरेंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप डायरेक्ट कह सकते हो या तो कि जब या माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उस पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।
आइए हम लोग समझते हैं कि व्यतिकरण की जो प्रकाश के व्यतिकरण से जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी किस प्रकार इफेक्टिव होती है। एक फार्मूला डेरिवेट करना है यहाँ पर। देखिएगा बेसिक है, वैसे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन ये ऐसा बेस है कि इसी के बेस पे हमको आगे एक टॉपिक पढ़ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग 11th में पढ़े थे कि जो परिणामी तरंग का समीकरण होता है, समीकरण हम लोग ले लेते हैं कोई ये परिणामी तरंग का। जैसे कोई भी वेव अगर इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से ऐसे ट्रेवल करती है, तो ये साइन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन एक बताया गया होगा इसके पहले वाले क्लास का मतलब 11th क्लास में। अब y बराबर आपका होता है a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। ये व्यंजक आप लोगों को बताया गया होगा। अगर देखिए कोई भी तरंग मान लेते हैं कि किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं t टाइम पर, ये कितना है y है, और आयाम जो है a है, और इसकी जो कोणीय आवृत्त है ओमेगा। तो y बराबर a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब उसी मीडियम में अगर कोई भी दूसरी वेव हो और दूसरी वेव इस तरह से हो कि ये दूसरी वेव और पहली वेव में जो कलाओं का अंतर है वो अंतर कितना हो, हाई कलांतर, फेज डिफरेंस जिसको आप कह सकते हो। तो दूसरी तरंग का जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये फाई कलांतर। अब देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसका विस्थापन भी इसी के बराबर हो, तो इसको हम y1 लिख लेते हैं, इसको y2 लिख लेते हैं, इसको y1 और इसको y2। इसका आयाम a1 मान लेते हैं और इसका आयाम जो है a2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2। आइए समझते हैं कि ये जो कलांतर फाई लेनी है इसका क्या मतलब है, कि फाई कलांतर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए अगर हम दो तरंग ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्क्रीन है और ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है, चलिए स्क्रीन को शो कर देते हैं, और ये दूसरी वेव शो कर रही है, ये देखिए दूसरी वेव ऐसे। अब दोनों तरंगें यहाँ से एक साथ चलती हैं, जितने समय में यहाँ की तरंग यहाँ पर पहुंचती है उतने समय में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ से ये यहाँ तक, फिर ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब देखिएगा ऐसे, अगर आपसे हम कहें कि यहाँ पर कला कितना है, कला क्या होता है, किसी भी तरंग की किसी क्षण स्थिति और दिशा को जो प्रदर्शित करे वही कला है। तो यहाँ पर कला क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर कला क्या है, यहाँ पर कला है 2 पाई। 2 पाई कैसे, कोई तरंग यहाँ पर है, यहाँ से चल के यहाँ आई इस तरह से, तो अब यहाँ पर एंगल कितना बना, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल कैसे, तो आधा चक्कर में ये कितना एंगल होगा, पाई। और ये फिर आपका 90 और 90 पाई यहाँ तक और पाई यहाँ तक, पाई मिलके कितना होगा, 2 पाई। इसी तरह से एक चक्कर पूरा देख लीजिए, ये है, यहाँ हो जाएगा 4 पाई। वैसे भी आप देख लीजिए कि तरंग का ये जो होता है एक चक्कर लेते हो, या आप इसी को कहते हो एक तरंग संख्या, ये आपका रिप्रेजेंट है एक तरंग। तो एक तरंग ये कितना कोण बना है, दोनों तरफ घूम गया है, प्लस में और माइनस में। अब इसी को तो हम लोग कहते हैं 360 डिग्री ये घूम गया, और 360 डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 पाई। अब उसी तरह से यहाँ पर भी 2 पाई और यहाँ पर भी कितना, 4 पाई। आपसे अब इसमें पूछा जाए दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना है, तो ध्यान दीजिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर 0 है। 0 क्यों है, आप कहीं पर लीजिए, यहाँ पर लेते हो 90 डिग्री, उतने टाइम पर यहाँ पर कितना, 90 डिग्री, अंतर निकालिए, 90 माइनस 90 0, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 4 पाई माइनस 4 पाई 0। लेकिन अगर दूसरी तरंग जो है, जो लाइट सोर्स है, जिस लाइट सोर्स से ये वेव निकल रही थी वो यहाँ पर ना रखा हो, चलिए हम मान लेते हैं वो यहाँ पर है।
अब अगर यहाँ पर है और कुछ इस तरह से ये ऐसे निकले थे, वेग जो है इस तरह से निकले, इस तरह से ऐसे, अब यहाँ एंगल कितना है 0। अब लाइट सोर्स तो यहाँ पर है, जब लाइट सोर्स यहाँ पर है तो इसका फेज यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो 0, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर इसका फेज कितना है पहली वाली तरंग का, तो आप तुरंत कहोगे पाई। यहाँ पर कितना है पाई। अब हम पूछे आपसे यहाँ पर कितना है तो आप कहोगे 0। अब देखिए पाई यहाँ पर और यहाँ पर 0, तो अब की बार इस पॉइंट पर जब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई ही तो निकलेगा। पाथ ये जो कालांतर है ये कितना निकलेगा, पाई निकला। अब कहीं पर भी आप निकालिए, चलिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर जब निकालेंगे इसके संगत यहाँ कितना हो गया है 2 पाई, जबकि यहाँ पर अभी कितना होगा सिर्फ पाई। अंतर निकालिए कितना आएगा पाई, 2 पाई माइनस पाई, पाई ही तो बचेगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये होगा आपका पाई और ये फिर पाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 2 पाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ पाई, 2 पाई और पाई मिलकर अब यहाँ पर कितना ये मिल रहा है 3 पाई ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 पाई। इसके संगत आप निकालिए कितना है 4 पाई माइनस 3 पाई बराबर किसके पाई। तो इस दशा में कलाओं में जो अंतर है वो कितने का है पाई का है। और हम लोग माने हैं समीकरण में कि जो तरंग के बीच कलांतर है वो कितने का है फाई का है, फाई को माने हैं। तो देखिएगा दोनों तरंग का समीकरण किस तरह से होगा। अब अगर समीकरण इस तरह से मिल रहा है तो हम लोग यहीं पर लगा लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है y बराबर y1 प्लस y2। अब देखिए y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 की वैल्यू कितनी है a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये किसकी वैल्यू थी y2 की वैल्यू थी। इसको फॉर्म कर लीजिए y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस a2, ध्यान दीजिए साइन a प्लस b का फॉर्म है ये, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं a2 साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस a2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी a2 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाइव, ये फॉर्म हमको मिलेगा। अब यहां से देखिए इसको और सॉल्व करते हैं y बराबर, इसमें से देखिए कॉमन है कुछ साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t ये कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। साइन ओमेगा t को कॉमन करेंगे बचेगा क्या, बचेगा आपका a1 प्लस a2 cos फाइव प्लस a2 cos ओमेगा t इंटू साइन फाइव। अब यहां पर देखिए इतना करने के बाद जो है हम लोग मान लेते हैं यहां पर एक चीज, माना a1 प्लस a2 cos, ये देखिए a1 प्लस a2 cos फाइव, a2 cos फाइव बराबर a cos थीटा और a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव बराबर a साइन थीटा, जहां a व थीटा नए नियतांक है, नए कांस्टेंट हैं। ये देखिए नए कांस्टेंट का मतलब क्या है कि दो तरंग था और दोनों तरंग का ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेव है, परिणामी तरंग की इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। अब इंटेंसिटी अगर हमको फाइंड करना है तो ये कैपिटल ए जो है, ये कैपिटल ए उसी परिणामी तरंग का आयाम है और ये परिणामी तरंग
के बीच आप कह सकते हो कालांतर एक नया कांस्टेंट आपका शो किया गया है। अब देखिए ये दोनों मान जो हम माने हैं ये मान इस समीकरण में रखते हैं, इसको चलिए कोई समीकरण दे देते हैं एक और इन दोनों को दे देते हैं समीकरण 2 और ये समीकरण 3। ये दोनों मान जब इसमें रखते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, मिलेगा y बराबर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और a1 प्लस a2 cos फाई के स्थान पर a cos थीटा, a cos थीटा, cos थीटा और a को यहां पर लिख लेते हैं। फिर देखिए क्या है प्लस cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इंटू a2 sin फाई, a2 sin फाई बराबर है a sin थीटा के, a sin थीटा के। a देख लीजिए कॉमन है, y बराबर a कॉमन करेंगे sin ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये फिर आपका साइन है cos भी, cos है साइन, इसका मतलब y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये फॉर्म मिल रहा है। और ये जो हमारा समीकरण मिला, अब ये समीकरण से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये सरल आवर्त परिणामी तरंग का व्यंजक है। यहाँ से देख लीजिए व्यंजक तो हम इसी तरह से कुछ मिला था और इसी तरह से यहाँ पर भी व्यंजक मिला, इसका मतलब ये जो हम वैल्यू माने थे ये सही था। अगर ये सही वैल्यू हम माना गया था तो हम लोग समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ लेते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, यहाँ का हेडिंग डालना चाहो डाल सकते हो, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम लोग फार्मूला डेरिवेट कर रहे हैं। अब अगर ये सरल आवर्त परिणामी तरंग का व्यंजक है तो समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ लेते हैं, तब देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए वर्ग करके जोड़ते हैं, वैसे जगह कम है, इरेज करना पड़ेगा। वर्ग करके जोड़ लेते हैं, स्क्वायर करेंगे, यहां पर देखिएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई। वर्ग करके हमको जोड़ना है और इसका भी वर्ग करके जब जोड़ेंगे प्लस कितना हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा इसमें a1 स्क्वायर प्लस यहां से और यहां से a2 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, a2 स्क्वायर और कितना मिलेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई। देखिए ये आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान है ये, तो इसका मान हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो देखिए कितना मिल रहा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2, इसका मान तो 1 है, 2a1 a2 cos फाई बराबर किसके a स्क्वायर के, तो ये बराबर लिख लेते हैं किसके a स्क्वायर के। अब यहीं से आपको एक चीज और समझो, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है I, इंटेंसिटी को I से हम लोग लिखते हैं, और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ये क्या आयाम पर निर्भर करती है, तो इंटेंसिटी आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए आपके पास कितना तरंग था 2, कितना वेव आप लिए थे 2 वेव, एक का आयाम a1 दूसरे का आयाम a2। मान लेते हैं पहले तरंग की जो तीव्रता है I1 दूसरे तरंग की तीव्रता है I2। अब हम लोग लिख सकते हैं अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a स्क्वायर के आयाम स्क्वायर के, तो I इक्वल टू किसके के a स्क्वायर के, ये तो होगा
इतना लिख सकते हैं। I1 बराबर किसके होगा? I1 बराबर के A1 स्क्वायर और I2 बराबर के A2 स्क्वायर के बराबर होगा। और ये दोनों तरंगें सुपरपोज करने के बाद नई वेव जनरेट कर रही हैं, जिसका हमको इंटेंसिटी चाहिए, और इसी के इंटेंसिटी को हम लोग बोल रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता। और जो परिणामी तीव्रता है उसका जो मान है उसका मान मान लेते हैं I, और परिणामी तरंग का जो आयाम है उसका आयाम कितना है? a है। तो I बराबर के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अगर I बराबर के ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर देखिए परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर के ए स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब I बराबर के ए स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हैं, मान पूरा रख लीजिए। मान रखेंगे, के से मल्टीप्लाई भी करना है तो के से मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखेंगे, देखिए कितना आएगा? के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos फाई। फिर देखिए इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। I बराबर इसके स्थान पर कितना? के A1 स्क्वायर के स्थान पर कितना? के A1 स्क्वायर I1 के A2 स्क्वायर प्लस कितना? I2। यहां पर क्या लिखा गया इसको देखिएगा, अलग से इसको देखिए थोड़ा। इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या इतना लिख सकते हो? रूट 2 को बाहर ही रहने दीजिए, फिर भी नहीं बोलिएगा, 2 बाहर ही रहने देते हैं। के A1 स्क्वायर इंटू के A2 स्क्वायर कर सकते हो अगर इसको रूट में करना चाहें। के इंटू के स्क्वायर, और वर्गमूल निकालेंगे तो यही तो हमको मिलेगा के A1 A2। अंडर रूट में अगर करते हैं कितना हो जाएगा? और अंडर रूट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको फार्मूला किसके फॉर्म में चाहिए? I के फॉर्म में चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा? I1, और ये क्या हो जाएगा? I2 cos फाई कहाँ है? रूट के बाहर। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई रूट से बाहर है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसको आप रूट में करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतना स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी रूट से बाहर। अब देखिए यही जो फॉर्म आपका है, यही रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूला का जनरल फॉर्म है। अब यहां से देखिए हमको देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है। इसकी शर्तें पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो आगे देखिए, आप लोग एक एक करके देखिएगा किस तरह से कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा। आप लोगों को पहले भी बता दिया गया, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो वहां पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। अब इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? देखिए यही I है, I रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। I का मान मैक्सिमम कब होगा? जब इतने का मान मैक्सिमम होगा, और इसमें तो I1 I2 कांस्टेंट है। यहां पर क्या है? फाई के किस मान पर यह मैक्सिमम होगा? अगर cos फाई का मान +1 हो, इस दशा में ये समीकरण जो हमारा होगा वो कैसा होगा? महत्तम होगा। लेकिन अगर cos फाई का मान -1 हो तो ये समीकरण जो हमारा होगा वो न्यूनतम होगा। यानी इतने पर जो व्यतिकरण होगा वो आपका समकोषी होगा, और इतने पर क्या होगा? विनाशी होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि +1 के लिए हमको क्या चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो तरीका है हेडिंग देंगे समकोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां पर लिखते हैं यहां पर, चलिए पूरा लिख देते हैं। यहां पर लिखते हैं हम लोग
संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए cos phi बराबर +1, क्योंकि जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसी को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और अधिकतम तीव्रता के लिए cos phi बराबर +1। अब देखिए +1 कब होगा, जब phi का मान कितना होगा, 0 अंश, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। चलिए सो ऑन कर लेते हैं। इतने फेज डिफरेंस पर, इतने कालांतर पर हमेशा cos phi का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर 1 मिल रहा है तो इस कंडीशन में जो व्यतिकरण होगा वो कैसा होगा, संपोषी होगा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालांतर के लिए, किस कालांतर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एक उसका फॉर्म बताइए। तो उसके लिए देख लीजिए phi बराबर, एक जनरल फॉर्म इसका हम बना लेते हैं 2m phi, जहां m बराबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब देखिए m का मान 0 रखिए, m का मान 0 रखेंगे तो ये phi पूरा मान कितना मिलेगा, 0। m का मान 1 रखिए, 1 रखेंगे कितना मिला, 2 पाई। m के स्थान पर 2 रखिए, 2 रखेंगे कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 पाई। आगे 3 दूनी 6 पाई, मिलता जा रहा है ना। तो आप बस इतना याद रखिए, कितने कालांतर पर संपोषी व्यतिकरण होगा, तो याद रखिए केवल 2m पाई, 2m पाई, जहां m क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बताइए किस पथांतर, ये पथांतर भी आप इसके 11th में पढ़ चुके हो, और आप लोगों को एक रिलेशन बताया गया होगा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, कालांतर तथा पथांतर में संबंध, और वो संबंध था phi कालांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पथांतर, ये संबंध होता है। इसको चलिए डेल्टा x रखते हैं। अगर हम पथांतर का मान निकालते हैं डेल्टा x का, तो मिलेगा लैम्डा बाई 2 पाई इनटू कालांतर, phi लिखते हैं कालांतर phi। अब आपसे पूछा जाए कि किस पथांतर पर संपोषी व्यतिकरण होगा, ये भी पूछा जाता है, तो आप निकाल सकते हो यहां से लैम्डा अपान 2 पाई किस पथांतर पर संपोषी होगा। तो ध्यान दीजिएगा किस कालांतर पर संपोषी होता था, 2m पाई पर, तो 2m पाई ही रख लेते हैं, पाई के स्थान पर कितना, 2m पाई, 2 पाई कैंसल, कितना मिल रहा है, m लैम्डा। अब m क्या था, m था 0, 1, 2, 3, तो ये किसके बराबर, डेल्टा x क्या है, पथांतर, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कर सकते हैं। m लैम्डा पर क्या मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण। आगे अभी हमको डेरिवेशन करना है, जब आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो उसमें आपको निकालना है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और विनाशी के लिए यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, संपोषी के लिए पथांतर निकालेंगे, पथांतर कितना रखेंगे, संपोषी के लिए m लैम्डा रखेंगे। अब देखिए आगे विनाशी के लिए अगर हम लोग देखते हैं, विनाशी के लिए देख लीजिए, या एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, महत्तम तीव्रता के लिए क्या व्यंजक होगा, चलिए देख लेते हैं। महत्तम तीव्रता के लिए, महत्तम तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होगा, जैसा कि अभी आप कहे थे, महत्तम के लिए cos phi मान कितना, +1। अगर इसका मान +1 तो I बराबर कितना, I बराबर फार्मूला का क्या था, I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi, लेकिन cos phi मान कितना, +1, तो +1 रखेंगे, यही इतना मिलेगा। अब इस दशा में ये I क्या है, महत्तम है कि न्यूनतम है, महत्तम है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं I max। I max बराबर कितना हो गया, देखिए I max बराबर हो गया I1, इसको हम लोग लिख सकते हैं √I1² लिख सकते हैं, प्लस √I2²,
+2 रूट I1 I2। अब ये किसका फॉर्म बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab ना। तो ये हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो गया, किसके बराबर, I मैक्स के बराबर हो गया। अब यहां से अगर हम चाहें तो रूट I किसके बराबर होगा, रूट I देख लीजिए किसके बराबर होगा, I बराबर किसके, के a1 स्क्वायर, I बराबर होता है के a1, I1 लिख लेते हैं, I1 बराबर के a1 स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का अगर हम इसे रूट निकालें तो कितना होगा, कांस्टेंट, ये तो बाहर आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये बाहर करके हम के ही लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट आए और यहाँ पर कितना मिलेगा, ये बाहर आएगा a1 मिलेगा, यानी के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बराबर किसके, I मैक्स। देखिए ये आपसे सवाल में पूछा जाएगा, ये ध्यान दें, I मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में फार्मूला मिलेगा वो होता है के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ते हैं विनाशी के लिए किस तरह से कंडीशन होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण के लिए देखिएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए आपका क्या होता है, तीव्रता कैसे होनी चाहिए, न्यूनतम। देखिए न्यूनतम के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था, cos फाई मान कितना, -1, और -1 किस कंडीशन पर होता है, cos पाई मान कितना, cos 180 मान -1, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन सब पर आप मान निकाल के चाहे चेक कर लीजिएगा, हमेशा मान कितना है, -1। अगर -1 आ रहा है तो इस पर जो इंटरफेरेंस होगा वो इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, विनाशी होगा। अब इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर का फॉर्म बताइए तो आप क्या बताओगे, इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2m -1 इंटू पाई अगर करते हैं, जहां यम बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, देख लेते हैं मिल रहा है, यम के स्थान पर 1 रखते हैं, 2 1 2 -1, 1 क्या बचा पाई, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 है 3 पाई, 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 -1 5 पाई, यानी ये जो कंडीशन है फाई, इतने फाई पर हमेशा जो व्यतिकरण होगा वो कैसा होगा, विनाशी होगा। इतना आपको ध्यान देना है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होना चाहिए, आप ये नहीं बताओगे पाई, 3 पाई, 5 पाई, आप डायरेक्ट दिमाग में रखिए 2m -1 इंटू पाई। लेकिन अगर संपोषी के लिए पूछा जाता है 2m पाई, संपोषी में m का मान कितना, 0 1 2 3 4, लेकिन विनाशी में m का मान कितना, 1 2 3 4 5 हम लोग ले रहे हैं, तब जाके ये फॉर्म हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए पथांतर के लिए यहीं पर आप तुरंत निकाल लीजिए, पथांतर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बराबर हमारा क्या होता था, डेल्टा x बराबर लिखे थे लैम्डा अपान 2 पाई इंटू क्या फाई। अब यहाँ पर फाई मान कितना, फाई का मान 2m -1 इंटू पाई, किसके लिए है ये, विनाशी के लिए, पाई से पाई कैंसल, डेल्टा x बराबर लैम्डा बाई 2 इंटू 2m -1। देखिए अब कोई पूछे विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना पथांतर होना चाहिए, तो आप कहोगे 2m -1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2m -1 इंटू लैम्डा बाई 2। लेकिन कोई पूछे विनाशी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए कितना पथांतर होना चाहिए, तो आप बताओगे m लैम्डा, जहां m का मान 0 1 2 3 4 और इसमें m का मान 1 से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके लिए न्यूनतम तीव्रता का जो व्यंजक होगा वो किस तरह से आएगा, आयन के रूप में। न्यूनतम के लिए आप क्या करेंगे, cos फाई मान -1, और जो फार्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। न्यूनतम के लिए
अब यहाँ पर लिखते हैं आई मिनिमम, वहां मैक्स लिखे थे या मिन लिख रहे हैं, मतलब मिनिमम न्यूनतम। इसको लिख लेते हैं रूट आई वन स्क्वायर प्लस रूट आई टू स्क्वायर प्लस 2 रूट आई वन आई टू इंटू कास फाइव। कास फाइव मान कितना -1 रखेंगे तो ये प्लस क्या हो गया माइनस। अब देखिए इसका फॉर्म ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना आई मिनिमम बराबर अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। और अगर हम मान रखते हैं आयाम की तरह जैसे इसमें इसके पहले लिखे थे तो आई मिनिमम बराबर कितना लिख सकते हैं इसी को के a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इतना ध्यान रख देना, ये जरूरी नहीं कि यहाँ a1 माइनस a2 माइनस ही हो, ये डिपेंड करेगा किसका मान ज्यादा है, आप डिफरेंस शो कर सकते हो। तो ये था आपका इंटरफेरेंस का पहला लेक्चर। अगर कहीं पर भी कोई समस्या होगी तो आप संपर्क कीजिएगा, और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो पेन लेके बैठिए, एक बार रफली आप डेरिवेट कीजिए, उसके बाद तब जाके आप फिर कॉपी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।